हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 मैथमेटिकल फाउंडेशन फॉर ब्लॉकचेन का डिस्कशन। और इस बार हम करेंगे उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का क्विक बट सॉलिड रिवीजन जो इन सेमेस्टर एग्जाम्स में आने के चांसेस है। तो तैयार हो जाओ, पेन कॉपी ले आओ, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी प्रेपरेशन का एकदम बेस बनने वाला है। हर एक टॉपिक को इतना सिंपल बना के समझाऊंगी कि छोटी क्लास का स्टूडेंट भी समझ जाए। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है डिस्क्राइब सिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन विद नीट डायग्राम। सिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन का मतलब होता है सेंडर और रिसीवर दोनों सैम की का यूज करते हैं डेटा को एन्क्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए। इमेजिन करो एक ताला जिसमें एक ही चाबी दोनों के पास है। डायग्राम में सिंपल सा रेक्टेंगल होता है जिसमें एक प्लेन टेक्स्ट जाता है एन्क्रिप्शन के थ्रू, फिर एक ब्लॉक में एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट बनता है और लास्ट ब्लॉक में वही की यूज करके प्लेन टेक्स्ट वापस मिलता है। ये एन्क्रिप्शन फास्ट होता है और ज्यादा सिक्योर तब होता है जबकि सेफ हो। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिफरेंशिएट बिटवीन सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि डिफरेंशिएट बिटवीन सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। इस टॉपिक में मेन डिफरेंस ये होता है कि सिमेट्रिक में एक ही की होती है, लेकिन एसिमेट्रिक में 2 कीज होती हैं, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। पब्लिक की सबको मिलती है और प्राइवेट की सिर्फ रिसीवर के पास होती है। सिमेट्रिक ज्यादा फास्ट होता है, लेकिन एसिमेट्रिक ज्यादा सिक्योर होता है, स्पेशली जब कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन की बात होती है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि डिस्कस एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी। एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी यानी ECC एक तरह का पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी है जो मैथमेटिक्स के एक कर्व पर बेस्ड होता है जिसका नाम है एलिप्टिक कर्व। इसमें की जनरेशन का प्रोसेस भी इसी कर्व के पॉइंट्स के बेसिस पर होता है। ECC का यूज इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि ये छोटी की साइज में भी बड़ी सिक्योरिटी देता है। डायग्राम में एक कर्व होता है जिसमें 2 पॉइंट्स P और Q दिखते हैं और उनका एडिशन होता है किसी थर्ड पॉइंट R के फॉर्म में। इसी कॉन्सेप्ट से एन्क्रिप्शन और की जनरेशन होती है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एडवांटेजेस ऑफ ECC पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि लिस्ट एंड एक्सप्लेन एडवांटेजेस ऑफ ECC। एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी के मेन एडवांटेजेस में आता है छोटी की साइज में बड़ी सिक्योरिटी, कम प्रोसेसिंग पावर की जरूरत और बैंडविड्थ सेविंग। मतलब मोबाइल डिवाइसेस जहां पावर और मेमोरी लिमिटेड होती है वहां ECC परफेक्ट फिट होता है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्किंग ऑफ SHA-256 एल्गोरिदम पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ SHA-256 एल्गोरिदम। SHA-256 एक हैशिंग एल्गोरिदम है जिसमें इनपुट डेटा फिक्स्ड लेंथ के आउटपुट में कन्वर्ट होता है। मतलब चाहे इनपुट कितना भी बड़ा हो, आउटपुट हमेशा 256 बिट का होगा। इसका काम होता है डेटा को फिंगरप्रिंट देना जिससे डेटा चेंज डिटेक्ट किया जा सके। इसमें मल्टीपल राउंड्स ऑफ प्रोसेसिंग होते हैं जिसमें लॉजिकल ऑपरेशंस, पैडिंग और कंप्रेशन फंक्शन का यूज होता है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रोल ऑफ हैशिंग इन ब्लॉकचेन पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि व्हाट इज हैशिंग, एक्सप्लेन रोल ऑफ हैशिंग इन ब्लॉकचेन। हैशिंग का मतलब होता है किसी भी डेटा को एक फिक्स्ड लेंथ के आउटपुट में कन्वर्ट करना। ब्लॉकचेन में हर ब्लॉक का अपना एक हैश होता है जो उसके डेटा पर बेस्ड होता है। अगर डेटा बदला तो हैश भी चेंज हो जाता है, इसलिए टैम्परिंग पकड़ना इजी हो जाता है। इससे इंटेग्रिटी मेंटेन होती है ब्लॉकचेन की। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ हैशिंग इन ब्लॉकचेन पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि जस्टिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ हैशिंग इन ब्लॉकचेन। हैशिंग इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ब्लॉकचेन में हर ब्लॉक का लिंक प्रीवियस ब्लॉक से होता है यूजिंग हैशेस। अगर कोई एक ब्लॉक भी चेंज करे तो पूरी चेन का हैश चेंज हो जाता है और वो तुरंत डिटेक्ट हो जाता है। यानी सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी दोनों हैशिंग से पॉसिबल होती है। अब चलो
हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ हैश फंक्शन पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ हैश फंक्शन। हैश फंक्शन की कुछ की प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली होती है डिटर्मिनिज्म, मतलब सैम इनपुट हमेशा सैम आउटपुट देगा। दूसरी होती है प्रीइमेज रेजिस्टेंस, यानी ओरिजिनल इनपुट गेस करना मुश्किल होता है। तीसरी होती है कोलिशन रेजिस्टेंस, मतलब 2 डिफरेंट इनपुट्स सैम हैश नहीं बना सकते। और लास्ट होती है एवलांच इफेक्ट, थोड़ा सा इनपुट चेंज करें तो आउटपुट ड्रेस्टिकली चेंज होता है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम। डिजिटल सिग्नेचर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी मैसेज को डिजिटली साइन किया जाता है यूजिंग प्राइवेट की, और उस सिग्नेचर को वेरीफाई किया जाता है यूजिंग पब्लिक की। ये इंश्योर करता है कि मैसेज असली है और किसी ने बीच में चेंज नहीं किया। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिजिटल सिग्नेचर वेरिफिकेशन स्टेप्स इन डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि डिस्क्राइब डिजिटल सिग्नेचर वेरिफिकेशन स्टेप्स इन डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम। सबसे पहले सिग्नर मैसेज को हैश करता है यूजिंग हैश फंक्शन, फिर उस हैश को अपनी प्राइवेट की से एनक्रिप्ट करता है। ये बन जाता है सिग्नेचर। रिसीवर इस सिग्नेचर को सिग्नर की पब्लिक की से डिक्रिप्ट करता है और दोबारा मैसेज को हैश करके कंपेयर करता है। अगर मैच हो गया तो मैसेज वैलिड है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक DSA की जनरेशन एंड वेरिफिकेशन पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन DSA की जनरेशन एंड वेरिफिकेशन। DSA यानी डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम में की जनरेशन प्रोसेस में एक प्राइवेट की रैंडमली जनरेट होती है और उससे एक पब्लिक की कैलकुलेट की जाती है यूजिंग मैथमेटिकल फॉर्मूले। वेरिफिकेशन में ये पब्लिक की यूज होती है टू वेरीफाई सिग्नेचर अगेंस्ट द मैसेज। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मर्कल ट्री विद डायग्राम पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि व्हाट इज मर्कल ट्री, एक्सप्लेन विद डायग्राम। मर्कल ट्री एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें लीफ नोड्स डेटा ब्लॉक्स होते हैं और हर पेरेंट नोड उनका हैश। जब तक रूट नोड तक पहुंच जाते हैं, हर लेवल पे हैश कंबाइन होकर एक फाइनल हैश बनता है। डायग्राम में नीचे मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं जिनका हैश होता है, फिर उनका पैर बना के ऊपर का हैश, और फाइनली एक सिंगल रूट हैश। ये ब्लॉकचेन में यूज होता है डेटा वेरीफाई करने के लिए बिना पूरा डेटा देखे। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ मर्कल ट्री पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि व्हाट इज मर्कल ट्री, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मर्कल ट्री। स्ट्रक्चर सिंपल बाइनरी ट्री जैसे होता है। नीचे लीफ नोड्स होते हैं विद हैश डेटा, ऊपर उनका हैश कंबाइन करके पेरेंट नोड बनता है। ये प्रोसेस तब तक रिपीट होती है जब तक एक रूट नोड यानी मर्कल रूट नहीं बन जाता। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बेनिफिट्स ऑफ मर्कल ट्री इन ब्लॉकचेन पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मर्कल ट्री इन ब्लॉकचेन। मर्कल ट्री का बेनिफिट ये है कि आपको पूरा ब्लॉक स्कैन करने की जरूरत नहीं होती। आप सिर्फ रूट हैश से वेरीफाई कर सकते हो डेटा टैम्पर्ड है या नहीं। इससे एफिशिएंसी बढ़ती है, स्पेस सेव होती है और ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन फास्ट होती है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लिस्ट एंड डिस्कस बेनिफिट्स ऑफ मर्कल ट्री पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि लिस्ट एंड डिस्कस बेनिफिट्स ऑफ मर्कल ट्री। तो स्टूडेंट्स, ये थे यूनिट नंबर 1 मैथमेटिकल फाउंडेशन फॉर ब्लॉकचेन के सारे इम्पोर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तुम सभी से रिक्वेस्ट है कि इन टॉपिक्स को प्रॉपर्ली प्रिपेयर करो, समझो और प्रैक्टिस भी करो। जब इन सेमेस्टर एग्जाम आएगा ना, तो यही टॉपिक्स तुम्हारी आंसर शीट को फुल मार्क्स तक ले जाएंगे। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप शाइनिंग। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 फीचर इंजीनियरिंग का डिस्कशन। इस यूनिट में हम कवर करेंगे सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो इन सेमेस्टर एग्जाम्स में आने के हाई चांसेस है।
हर एक क्वेश्चन टॉपिक वाइज एक्सप्लेन करूंगी, बिल्कुल आसानी से, बिना टफ टर्म्स के, ताकि तुम सब अच्छे से समझ पाओ और लिखने लायक स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स याद रख सको। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है डिस्कस एवोल्यूशन ऑफ ब्लॉकचेन। देखो, ब्लॉकचेन एकदम से नहीं आई, इसका डेवलपमेंट कई फेजेस में हुआ है। पहले फेज में लोगों ने सिर्फ डिजिटल कैश का कॉन्सेप्ट सोचा, जैसे कि बिटकॉइन। फिर आई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, जिससे एथेरियम पॉपुलर हुआ। अब ब्लॉकचेन हर जगह यूज हो रही है, सप्लाई चेन, हेल्थ केयर, वोटिंग, फाइनेंस, सब में। हर नए फेज में नए फीचर्स ऐड होते गए। डिसेंट्रलाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी। एवोल्यूशन का मतलब ही ये है कि टाइम के साथ टेक्नोलॉजी बेटर होती जाती है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एवोल्यूशन ऑफ ब्लॉकचेन पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि राइट अ नोट ऑन एवोल्यूशन ऑफ ब्लॉकचेन। अब बात करते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स। सेंट्रलाइज्ड सिस्टम का मतलब होता है सब कुछ एक सिंगल अथॉरिटी के अंडर होता है, जैसे एक स्कूल प्रिंसिपल हर डिसीजन लेते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में डिसीजन मेकिंग पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है, मतलब मल्टीपल लोग या नोड्स मिलके काम संभालते हैं। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और सिंगल पॉइंट फेलियर नहीं होता। सेंट्रलाइज्ड में अगर एक जगह प्रॉब्लम हो गई तो पूरा सिस्टम रुक जाता है, लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड में ऐसा नहीं होता। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम विद डायग्राम पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि व्हाट इज डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, एक्सप्लेन विद डायग्राम। डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम एक ऐसा सेटअप होता है जहां सब नोड्स अपने डिसीजंस ले सकते हैं और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। डायग्राम में सेंटर में कोई एक नोड नहीं होती, बल्कि सब नोड्स एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर एक नोड फेल भी हो जाए, बाकी सिस्टम काम करता रहता है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लिमिटेशंस ऑफ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि डिस्कस वेरियस लिमिटेशंस ऑफ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में सब कुछ एक सर्वर या एक एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर डिपेंड होता है। अगर वो सिस्टम फेल हो गया या हैक हो गया तो पूरा कंट्रोल चला जाता है। ट्रांसपेरेंसी कम होती है और डेटा लीक का रिस्क ज्यादा होता है। डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, क्योंकि सब नोड्स अपने डेटा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लिमिटेशंस ऑफ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि डिस्कस लिमिटेशंस ऑफ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स। अब बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर के बारे में। ब्लॉकचेन का एप्लीकेशन लेयर वही जगह होती है जहां यूजर डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है। जैसे तुम किसी ऐप में जाकर पेमेंट करते हो, वो दिख रहा है एप्लीकेशन लेयर में। ये लेयर ब्लॉकचेन के ऊपर होती है और ये ही डिसाइड करती है कि यूजर क्या देख रहा है, क्या एक्शंस ले रहा है। यहाँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और यूजर फेसिंग इंटरफेसेस इन्वॉल्व होते हैं। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एप्लीकेशन लेयर पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि राइट अ नोट ऑन आई एप्लीकेशन लेयर। अब बात करते हैं एग्जीक्यूशन लेयर इन ब्लॉकचेन के बारे में। इसका काम होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को रन करना, यानी जो रूल्स लिखे होते हैं उनको अप्लाई करना। जब कोई ट्रांजैक्शन इनिशिएट होती है तो एग्जीक्यूशन लेयर इंश्योर करती है कि उस ट्रांजैक्शन के रूल्स प्रॉपर्ली फॉलो हो रहे हैं या नहीं। ये लेयर एक्चुअल ट्रांजैक्शन लॉजिक को प्रोसेस करती है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एग्जीक्यूशन लेयर इन ब्लॉकचेन पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि व्हाट इज द एग्जीक्यूशन लेयर इन ब्लॉकचेन, एक्सप्लेन इट्स रोल इन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है सीमेंटिक लेयर इन ब्लॉकचेन। इसका काम होता है मीनिंग समझना कि क्या ट्रांजैक्शन हो रही है, कौन से डेटा का क्या रोल है। ये लेयर इंश्योर करती है कि सब नोड्स एक ही डेटा को सैम वे में समझें। अगर ये लेयर ना हो तो हर नोड अलग मीनिंग निकाल सकती है, जो ब्लॉकचेन में केओस क्रिएट करेगा।
अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सीमेंटिक लेयर इन ब्लॉकचेन पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन सीमेंटिक लेयर इन ब्लॉकचेन। अब बात करते हैं प्रोपगेशन लेयर की। जब कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसका अपडेट सारे नोड्स तक पहुंचना जरूरी होता है। प्रोपगेशन लेयर इंश्योर करती है कि सब नोड्स तक न्यू ब्लॉक या न्यू ट्रांजैक्शन टाइम पे पहुंच जाए। ये लेयर नेटवर्क कम्युनिकेशन का काम करती है। डायग्राम में मल्टीपल नोड्स होते हैं जो एक नए ब्लॉक को एक दूसरे तक ब्रॉडकास्ट करते हैं। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रोपगेशन लेयर पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि राइट अ नोट ऑन टू प्रोपगेशन लेयर। अब बात करते हैं कंसेंसस लेयर की। इसका काम होता है डिसीजन लेना कि कौन सी ट्रांजैक्शन वैलिड है और उसे ब्लॉक में ऐड करना चाहिए या नहीं। सब नोड्स का अग्रीमेंट जरूरी होता है। अगर मेजॉरिटी नोड्स अग्री करती हैं, तभी ब्लॉक ऐड होता है। ये लेयर ब्लॉकचेन को सिक्योर बनाती है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कंसेंसस लेयर इन ब्लॉकचेन पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन कंसेंसस लेयर इन ब्लॉकचेन। अब बात करते हैं एल्गोरिदम्स ऑफ कंसेंसस लेयर की। ब्लॉकचेन में कई तरह के कंसेंसस एल्गोरिदम्स यूज होते हैं, जैसे प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रैक्टिकल बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस। हर एल्गोरिदम का अपना मेथड होता है। वैलिडेट करने का प्रूफ ऑफ वर्क में कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है, जबकि प्रूफ ऑफ स्टेक में जिस नोड के पास ज्यादा कॉइन्स होते हैं उसका चांस बढ़ता है वैलिडेट करने का। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एल्गोरिदम्स ऑफ कंसेंसस लेयर पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि लिस्ट एंड एक्सप्लेन एल्गोरिदम्स ऑफ कंसेंसस लेयर। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लॉकचेन की। ब्लॉकचेन सिक्योर होती है, टैम्पर प्रूफ होती है और ट्रांसपेरेंसी देती है। हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड परमानेंट होता है। सेंट्रल अथॉरिटी की जरूरत नहीं होती। इससे डेटा ट्रस्ट के साथ एक्सचेंज हो सकता है, बिना किसी थर्ड पार्टी के। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लॉकचेन पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि डिस्कस इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लॉकचेन। नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के मेन फीचर्स में आता है डिसेंट्रलाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी, इम्यूटेबिलिटी, सिक्योरिटी और ट्रेसेबिलिटी। मतलब डेटा सेफ, विजिबल एंड परमानेंट होता है। हर ट्रांजैक्शन का कंप्लीट ट्रेल होता है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि लिस्ट एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन। नेक्स्ट टॉपिक है फीजिबिलिटी ऑफ एन ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग ब्लॉकचेन। वोटिंग सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है ट्रांसपेरेंसी, प्राइवेसी और टैम्पर प्रूफ रिकॉर्ड। ब्लॉकचेन इन तीनों को इंश्योर करता है। वोटर आईडी वेरीफाई हो सकती है, वोट सिक्योर होता है और उसका रिकॉर्ड परमानेंट बन जाता है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फीजिबिलिटी ऑफ एन ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि कमेंट ऑन feasibility of an online voting system implementation using blockchain technology। अब बात करते हैं ब्लॉकचेन अडोप्शन अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज। आज के टाइम में हर इंडस्ट्री जैसे फाइनेंस, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, एजुकेशन, इवन एंटरटेनमेंट ब्लॉकचेन यूज कर रही है। बैंकिंग में ट्रांजैक्शन सिक्योर होते हैं, सप्लाई चेन में गुड्स का रियल टाइम ट्रैकिंग होता है और हेल्थ केयर में पेशेंट रिकॉर्ड्स सेफ होते हैं। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्लॉकचेन अडोप्शन अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ ब्लॉकचेन हैज बीन अडॉप्टेड अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज। तो स्टूडेंट्स, ये थे यूनिट नंबर 2 फीचर इंजीनियरिंग के सारे इम्पोर्टेंट और एक्सपेक्टेड टॉपिक्स। हर एक कॉन्सेप्ट एग्जाम में आंसर लिखने लायक होना चाहिए, इसलिए एक बार नहीं बार बार रिवाइज करो। प्रिपेयर कर लो अच्छे से, बिकॉज यही क्वेश्चंस तुम्हें फुल मार्क्स तक ले जाएंगे। पढ़ते रहो, लिखते रहो और कॉन्फिडेंट रहो।